डिस्कवर ओरिजिनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम, आप सुन रहे हैं अलाओ और मैं हूं असद। इससे कबल आप अलाओ की 67 इकसात सुन चुके हैं। अब किस्त 68 मुलाहिजा फरमाएं। लेकिन इससे कबल अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें ताकि आपको तमाम तर वीडियोस मिलते रहा करें। और साथ ही वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अपनी आरा से हमें मुतल्ला करें। आइए दास्तां का आगाज करते हैं। मेरे सामने छोटू राम था। मुल्कजे बल्ब की रोशनी में अब वो साफ दिखाई दे रहा था। मैं चंद लम्हे उसकी तरफ देखता रहा, फिर सख्त लहजे में पूछा, तुम ये औरतों को बेचने का धंधा कब से कर रहे हो? बहुत अरसे से, उसने उखड़े हुए लहजे में बताया। इन औरतों को भी बेच देते हो जो बिकना नहीं चाहती? मैंने तल्ख अंदाज में पूछा तो मेरी तरफ देख कर बोला, अब जो कोई अपनी बेटी बेचना चाहे तो मुझे क्या? ये जो रिदी है इसके बाप ने मुझे बेचा तो मैंने खरीदी। अब इसमें मेरा क्या कसूर? कसूर ये है कि तुमने इसे मारा, पीटा, तशद्दुद किया और मुनाफे पर आगे किसी को यूं बेच दिया जैसे ये कोई इंसान नहीं, भेड़, बकरी या गाय हो। मैंने दुख से कहा, देखें जी, ये धंधा चल रहा है तो मैं भी कर रहा हूं। मैंने कुछ नया नहीं किया। मुझे यूं उठाकर ले आए हो बिना किसी कसूर के। ये अच्छा नहीं किया आप लोगों ने। उसने जरा सख्त लहजे में कहा, जिसे तुम कसूर नहीं मान रहे हो ना, दरअसल यही तुम्हारा कसूर है। बख्तावर ने सख्त लहजे में कहा तो उसकी तरफ देखते हुए तिनक कर बोला, धीरज रखो बाबू, तुम, मुझे पता है तेरी मेरी दुश्मनी है। अब तुम मुझे उठा लाए हो तो ये बहाने मत बनाओ, सीधा कहो अपनी दुश्मनी के लेकर आए हो। ओए छोटू, बकवास बंद कर, नीचे रख अपनी आवाज। मैंने सख्त लहजे में कहते हुए एकदम से थप्पड़ मारा। वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगा। उसे अंदाजा नहीं था कि मैं इस तरह भी पेश आ सकता हूं। चंद लम्हे रुक कर मैंने कहा, जब तुम्हें जमान माहौल ने रोका था कि रिदी को कुछ नहीं कहना, फिर भी तुमने अपनी मनमानी की। मैंने कब मनमानी की? ये तो रवायत है। मैंने पूरी रकम दी जो रिदी के बाप ने मांगी। जब तक तेरे जैसे बेगैरत इस इलाके में है, औरतों की खरीदो फरोख्त ऐसे ही रहेगी। अब करना क्या है इसका? गोली मार दूं? आफताब ने उकताए हुए पूछा तो मैंने कहा, अभी उसे कुछ नहीं कहना, कल दिन के वक्त सबके सामने इसे जिंदा चलाऊंगा। मुझे इस पूरे इलाके में औरतों का यह व्यापार रोकना है। चल ठीक है, इसे अच्छी तरह बांध कर डाल दे उधर। मुदस्सर ने कहा और रस्सी तलाश करने अंदर की तरफ चल दिया। तुम जाओ, मैं हूं इसके पास। बख्तावर ने कहा और अपनी बस्ती में फोन करने लगा। मैं वहां से उठा और रहायशी हिस्से की जानिब चल दिया। मैं कमरे में पलंग पर लेटा हुआ था। ऐसे में मुझे पाजेब खनकने की आवाज आई। दरवाजा खुला और सावरी अंदर आ गई। इसके हाथ में गिलास था। वो मेरे पास बैठते हुए बोली, ले दूध पी ले, रखते यहां। मैंने थोड़े से सख्त लहजे में कहा, दूध पी लो ना, फिर मुझे तुमसे बातें करनी है। उसे संजीदगी से कहा तो मैंने गिलास उसके हाथ से लिया और घूंट घूंट पीने लगा। तभी वो बोली, अली तुम हो तो इसी रोही के, लेकिन तुम्हें रोही के बारे में अभी पता नहीं है। क्या तुम जानते हो दूसरी जगहों पर जितने सहरा हैं इनमें साया नहीं होता, कहीं सब्जा नहीं होता। यह रोही है जिसमें सब्जा भी होता है और सायादार दरख्त भी। यहाँ टीले अपना रुख बदलें भी तो इतना नहीं बदल सकते। सब्जा अपनी निशानियां रखता है, वो रस्ते भूलने नहीं देता। तेरे कहने का मतलब क्या है? मैंने दिलचस्पी से पूछा। सिर्फ मेरी सुन, अपनी मत कह। उसने संजीदगी से कहा तो मैं खामोश रहा। वो चंद लम्हे मेरे चेहरे पर देखती रही, फिर बोली, जरूरी नहीं कि इंसान किसी स्कूल में पढ़े ही तो उससे अकल आती है। वक्त बहुत बड़ा उस्ताद होता है। ये तुम ही कहते हो ना, वक्त ने मुझे भी बहुत कुछ सिखाया है। मुझ में इतनी ताकत नहीं थी, लेकिन मैं इन ताकतवरों के साथ जरूर रही हूं। मैं देखती और समझती रही हूं कि ये लोगों पर खौफ कैसे तारी करते थे। मैं ये भी अच्छी तरह समझती हूं कब किसे कहां इस्तेमाल करना है। मैं इसी घर में पली बड़ी हूं जहां ये सब तमाशे होते रहे हैं। ये सब तुम मुझे क्यों बता रही हो? मैंने उकताहट से कहा, मैं इसलिए बता रही हूं कि तुम जो कुछ सरहद पार करके आए हो ना, वो लोग इसे भूल नहीं गए। वो इंतहाई खामोशी से तुम्हारे इर्द गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। आज या कल या चंद दिन में वो सामने आने वाले हैं। वो संजीदगी से बोली, ये तुम्हें कैसे पता? मैंने पूछा, तुम जिस छोटू राम को उठा लाए हो ना, वो एक मामूली मोहरा है, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है। वो व्यापारी जिन्हें तुमने जाने दिया वही इन लोगों के मेजबान हैं। यही रिदी मुझे सब कुछ बताने वाली है। ये बक कर नहीं जा रही थी, ये बिक कर नहीं जा रही थी, बल्कि इसे सजा के तौर पर ले जाया जा रहा था। इसने दबे दबे जोश से कहा, सावरी तुम मुझे सब कुछ बता क्यों नहीं देती हो?
मैं दबे दबे गुस्से में बोला तो वो धीमे से बताने लगी, देखो अली, मैं तुम्हें इसलिए सब कुछ नहीं बताना चाहती थी। कल कला तुमने चले जाना है, यहाँ का सब निजाम मुझे देखना होगा, मैंने इसे अपने तौर पर चलाना है। अगर तुम मुझे यह हक दो तो तुम ऐसे क्यों सोच रही हो कि यह सब निजाम तुम्हें संभालना है? मैंने धीमे से पूछा तो वो तेजी से बोली, यह फैसला तुम्हें करना है कि तुम मुझे साथ लेकर लाहौर जाओगे या मुझे यहाँ पर छोड़ जाओगे। तुम ठीक कह रही हो, मगर यहाँ रहता हूँ तो मुझे यह सारी मालूमात लेनी चाहिए। अगर मुझे जाना है तो फिर मुझे ऐसी बात भी नहीं करनी चाहिए। मैं कहते हुए खुद ही खामोश हो गया। अब तुम बताओ, अगर यहाँ रहना है तो कहो, मैं सब बता देती हूँ, और अगर तुम नहीं रहना चाहते तो फिर तुम्हें यहाँ के मामलात में दखल नहीं देना चाहिए। तुम जाओ अपनी दुनिया में। उसने साफ लफ्जों में कहा तो मैं सोच में पड़ गया। वो बात तो ठीक कह रही थी, और अगर मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊं तो? मैंने पूछा। तो फिर ये रोहे वाले जैसे चाहे रहें, हमें इनसे क्या लेना देना? उसने सपाट लहजे में यूं कहा जैसे उसका ताल्लुक वास्ता ही रोहे वालों से ना हो। मैं इसके चेहरे की तरफ देखने लगा। वो इतनी भी जालिम हो सकती है? इससे पहले कि मैं जवाब देता वो सर्द लहजे में बोली, जो भी करना है तुम्हें करना है, अब यह फैसला तुम्हारा है, बोलो क्या कहते हो। मैं सन्नाटे में आ गया। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि इसे क्या जवाब दूं। मैं कुछ देर खामोश रहा, फिर मैंने सावरी की जानिब देखा। वो मेरी जवाब की मुंतजिर थी। आंखों में ही नहीं, उसके चेहरे पर भी इंतजार फैला हुआ था। मैं चंद लम्हे यूं ही देखता रहा, फिर धीमे लहजे में बोला, वक्त जो फैसला करेगा सावरी वही बेहतर होगा। मैं अपने सारे मामलात वक्त पर छोड़ता हूं। ऐसा तो नहीं चलेगा, यहाँ के मामलात को देखना है, इन लोगों को अकेला। उसने कहना चाहा तो मैंने हाथ के इशारे से रोकते हुए कहा, अगर हम इस जहां में ना भी रहें तब भी यहाँ के मामलात चलते रहेंगे, तुम फिक्र मत करो। मैंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा तो वो मेरे हाथ पर हाथ रखते हुए बोली, अली, मैंने जो वक्त गुजारा है, रहमा ने और हमारे जैसी कई लड़कियों ने जो अजियत झेली है, वो अजियत तुम नहीं समझ सकते। कुछ तो इस जहान से भी चली गई। मुझे जिंदगी से कोई किला शिकवा नहीं है। हम पैदा ही ऐसे खित्ते में हुए हैं, हमारी आंख ही ऐसे घर में खुली, किसी को क्या दोष दें अली, हम जैसों की किस्मत यही होती है। उसने दुखी लहजे में कहा, तुम जज्बाती करने की कोशिश मत करो सावरी, जो तुम कहना चाहती हो वो कहो। मैंने संजीदगी से कहा और उसके कंधे से हाथ हटा लिया तो लरजते लबों और कांपती पलकों के साथ बोली, मैं कुछ भी नहीं चाहती सिवाय तुम्हारे। तुम मेरे बारे में सब जानती हो, बल्कि मेरे बारे में जानने की जिद तुमने खुद की। अब जबकि तुम्हें मेरे बारे में सब पता है तो फिर तुम मेरे साथ क्यों उम्मीदें बांध रही हो? अगर तुम्हें कुछ मालूम ना होता तो शायद मैं तुम्हें कोई उम्मीद दिलाता, कोई झूठ बोल देता, कोई आस दिला देता। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा तो उसने मेरे हाथ मजबूती से पकड़ते हुए जज्बाती लहजे में पूछा, क्या तुम मुझे मोहब्बत करने से रोक सकते हो? मैं किसी की सोच पर पहरे कैसे बिठा सकता हूं सावरी, मगर हकीकत क्या है इसे जानने के बाद फैसला करना भी एक हकीकत है और दानिशमंदी है। मैंने संजीदगी से कहा। उसकी गिरफ्त मेरे हाथों पर मजीद सख्त हो गई। तभी मैंने नरम से लहजे में कहा, तुम्हें पता है मैं किन राहों का मुसाफिर हूं, मेरी कोई मंजिल नहीं है। सब कुछ जानते बूझते हुए भी अब अगर मैं चाहूं भी तो इन राहों से पलट नहीं सकता। पता नहीं कब कहां किस वक्त जिंदगी हार जाऊं, यह भी एक हकीकत है। मेरे कहे हुए लफ्जों की गूंज कमरे में फैली हुई थी। उसने बहुत नरमी से अपने हाथ छुड़ाते हुए संजीदगी से कहा, मैं तुम्हारे पांव की जंजीर नहीं बनना चाहती, लेकिन यह भी हकीकत है मुझे कल भी तुमसे मोहब्बत थी, आज भी है और आइंदा भी रहेगी। ना तुम मुझे अपनी मोहब्बत से रोक सकते हो और ना मैं खुद को। तो फिर सब कुछ वक्त पर छोड़ दो ना। वक्त हमारे लिए क्या लाता है इसका इंतजार हम दोनों करेंगे, मैंने कहा और बड़ी नरमी से उसका सर अपने कांधे पर रख लिया। वो एकदम से रोने लगी। मैंने उसे रोने दिया। जो काली घटाएं छाई हुई थीं, मैं चाहता था कि वो खुलकर बरस जाएं। दिन का उजाला फैल रहा था। परिंदे रिज़्क़ की तलाश में निकल पड़े थे। रूही के सन्नाटे में माल मवेशियों की आवाजें जा बजा फैली हुई थी। सावरी और रहमा किचन नुमा कमरे के बाहर नाश्ता बनाने में मसरूफ थीं। मैं वहीं इनके पास एक पीढ़े पर जा बैठा। रहमा ने दूध बलो लिया था। मेरे बैठते ही उसने एक कटोरे में लस्सी डालकर मुझे दी। मैं ठंडी लस्सी पी रहा था कि सावल भी वहीं आ गया। तभी सावरी ने कहा, ये रोटी और लस्सी ले जाओ और छोटू राम को दे आओ। ले मक्खन भी ले जा। रहमा ने कहते हुए मक्खन वाले बर्तन की जानिब हाथ बढ़ाया। मैं खामोश रहा।
चाहे छोटू राम हमारा दुश्मन था लेकिन इस वक्त हमारे पास था। भले कैदी था लेकिन इसे खाना तो देना था। वो चंगर लेकर बाहर निकल गया। मैं वहीं बैठकर खाने लगा। दोनों ने मुझसे कोई बात नहीं की। मुझे थोड़ा सा अजीब लगा, तभी मैंने सिर्फ उनसे बात करने के लिए कहा, रिधि को भी दे दो रोटी। तुम्हें बड़ा ख्याल है उसका। जब रोटी देना होगी मैं दे दूंगी। तुम जाओ जहां जाना है, अपना काम करो। सावरी ने बेपरवाही से कहा तो मैं हंस दिया। वो भी लबों में मुस्कुरा रही थी। वो है कहाँ, दिखाई नहीं दे रही। मैंने जानबूझकर पूछा। रात उसके साथ थोड़ी खींचातानी की गई है। मैंने उसे कपड़े दिए हैं कि नहा ले। उसने धीमे से बताया। मैं चाहता था कि इससे थोड़ी देर बातें करूं, लेकिन वहां रहमा भी थी, इसलिए नाश्ते के बाद डेरे पर जाने के लिए उठ गया। डेरे पर खामोशी थी, शायद सभी कहीं गए हुए थे। छोटू राम एक तरफ बंधा हुआ मेरी तरफ देख रहा था। खाली बर्तन उसके पास पड़े थे। मैं एक चारपाई पर बैठकर उसकी तरफ देखने लगा। वक्त कितना बदल गया था। कभी यहां पर मजलूम लोग यूं बंधे पड़े होते थे और आज यहां जालिम बंधे हुए हैं। मैं कुछ ना बोला तो उसने मुझे जोर से आवाज दी, अली मुझे खोल दे, जाने दे मुझे। अगर ऐसा ना करूं तो? मैंने ऊंची आवाज में पूछा। मेरा कबीला तेरा दुश्मन हो जाएगा, मेरे दोस्त तुझे नहीं छोड़ेंगे, उसने मुझे बाकायदा धमकी देते हुए कहा। तुमने कहा और मैं डर गया। बात खत्म, मैंने संजीदगी से कहा। बात इतनी नहीं अली, जाने दो, उसने फिर सरजश वाले अंदाज में कहा। देखो, अगर तुम्हारे लोगों में इतना दम होता ना तो वो अब तक मुझ पर हमला कर चुके होते। और सच पूछो तो मैं तुझे लाया ही इसीलिए हूं, वो जो भी है मेरे सामने आ जाएं। मैंने इत्मीनान से जवाब दिया। तुम्हें किसकी तलाश है? उसने तेजी से पूछा। मैं उसे खुद सामने ले आऊंगा, मैंने बेपरवाही से कहा। देखो, अगर मुझे मालूम हुआ तो मैं बता देता हूं ना, उसने इस बार नर्म पड़ते हुए लहजे में कहा। तो मैंने उसी बेपरवाही से जवाब दिया। नहीं छोटू राम, अब नहीं। तुम्हें बस्ती वालों के सामने जिंदा जलाना है। तुम ज्यादा से ज्यादा 1 पहर या 2 पहर के मेहमान हो। मैं तुमसे अब कुछ नहीं पूछूंगा, मैंने कहा और उठकर गेट की तरफ जाने लगा। अभी मैं गेट तक नहीं पहुंचा था कि मेरा फोन बज उठा। स्क्रीन पर अजनबी नंबर थे। मैंने कॉल रिसीव की तो दूसरी तरफ से खनखनाती हुई मर्दाना आवाज उभरी, जिसमें बेतकल्लुफी से ज्यादा सख्ती थी। अली मियां बात करत हो? हाँ, मैंने इख्तिसार से काम लिया। हम बात करें हैं रामाकांत व्यापारी। कौन रामाकांत व्यापारी? मैंने समझते हुए भी अनजान बनकर पूछा तो वो काफी हद तक नरम लहजे में बोला। रात तुमने हमारे लड़के और इसके मुलाजमों को मारा, इनके साथ बहुत ज्यादती की। तुमने लड़की छीनना थी, छीन ली। माल को डाकू पड़ जाते हैं ना, कोई बात नहीं, पर जो तुमने इनकी बेइज्जती की वो ठीक नहीं किया तुमने। अब क्या करें रामाकांत जी, हमारी बात नहीं मानी उन्होंने। मान जाते तो सुकून से भेज देते। तेरे लड़के ने कुछ ज्यादा ही व्यापारी बनने की कोशिश की तो मार खाई। मैंने भी इसी इत्मीनान से जवाब दिया। अब सुना है तुमने छोटू राम को भी पकड़ा है? उसने बात बदलते हुए कहा तो मैं सुकून से बोला, हाँ पकड़ा हुआ है। अभी कुछ देर में उसे जिंदा जला दूंगा, बस बंदोबस्त हो रहा है। ऐसा ना ही करो, समझ जाओ। हम कहते हैं उसे छोड़ दो, हम सब कुछ भूल जाएंगे। छोड़ दो उसे, उसने उसी नर्म और ठंडे से लहजे में कहा। तुम्हारी बात मानकर मैं अगर उसे जिंदा छोड़ दूंगा तो वो फिर से लड़कियां बेचेगा। इसे सजा दूंगा तो फिर कम अज कम इस इलाके में किसी में हिम्मत नहीं होगी ऐसा काम करने की। मैंने भी उसी के अंदाज में ठंडे और नर्म लहजे में कहा। फिर तो बहुत गलत हो जाएगा। देखो, हमारा ये व्यापार है और हम अपने व्यापार को हर कीमत पर बचावेंगे। छोटू राम को मारने का मतलब है तुमने हमारी दुश्मनी मोल ले ली। तुम्हें यह भी पता होना चाहिए कि पहले तो व्यापारी दुश्मनी लेते नहीं, और अगर इनके व्यापार पर बात आ जाए तो दुश्मनी से भी आगे निकल जाते हैं। मेरी बात समझ रहे हो क्या? उसे दबे दबे गुस्से में कहा। तुम दुश्मनी में कहां तक जाते हो मुझे इससे गर्ज नहीं। तुम जहां तक जाना चाहते हो चलो, मैं नहीं रोकता तुम्हें। हाँ, मगर मैं अपने इलाके में औरतों का व्यापार नहीं होने दूंगा, यह तय है रामाकांत जी, मैंने ठंडे से लहजे में कहा। मतलब तुम नहीं मानोगे? उसने हतमी लहजे में पूछा। मैं तो मान रहा हूं कि औरतों का व्यापार अब नहीं होगा, मैंने सख्त लहजे में कहा तो दूसरी जानिब खामोशी छा गई। चंद लम्हे यूं ही खामोशी रही, फिर वो काफी मुलायम लहजे में बोला। देख, मैं मानता हूं कि अब इस इलाके में तुम्हारी अजारादारी है। बोल क्या लेवेगा ताकि हम इस इलाके में अपना व्यापार जारी रख सकें।
तुम्हारी कोई बेटी या बहू है तो वो मुझे बेच दे, फिर सोचूंगा। मैंने सख्त गुस्से में कहा, लेकिन इस वक्त मुझे इंतहाई हैरत हुई जब वो बड़े ही नर्म लहजे में तंजिया अंदाज में बोला, जब तुम हमारी बेटी बहू खरीदोगे तो इसका मतलब तुम भी व्यापारी बन गए। और फिर मिलकर करते हैं ना व्यापार। रवाज के मुताबिक बहू तो बिकती नहीं, बेटी का सौदा करोगे तो आओ करते हैं व्यापार। बहुत बेगैरत हो यार तुम, मैंने भन्ना कर कहा तो वो हंसते हुए बोला, अगर गैरत होती तो यही व्यापार करते। अब चुपचाप अपनी कीमत बताओ और छोटू राम को छोड़ दो, और अगर उसे कुछ हो गया ना तो समझो हमारी और तुम्हारी दुश्मनी शुरू हो गई। बता देवे हैं हम। मुझे तो मारना है छोटू राम को, तुम अगर रोक सकते हो तो रोक लो, ठीक 11 बजे। मैंने खुद पर काबू पाते हुए कहा तो वो तेजी से बोला, ठीक है हम करते हैं कुछ। उसने कॉल बंद कर दी। मैंने सेल फोन जेब में रख लिया। इस वक्त तक मैं गेट पर आ गया था। मैंने देखा कुछ फासले पर जहांगीर लोग खड़े थे। इनके पास बख्तावर अपनी बाइक लिए खड़ा था। शायद वो अभी अभी यहाँ आया था। मुझे देखकर वो सब मेरी तरफ आने लगे। चंद मिनट बाद जब वो डेरे पर आकर चारपाइयों पर बैठे तो मैंने उन्हें रामाकांत के फोन के बारे में बता दिया। वो अपने ठिकाने पर बैठकर बात कर रहा है ना, जब सामने आएगा तो देखा जाएगा। बख्तावर ने उकताए हुए अंदाज में कहा, क्या करना है छोटू राम का? जहांगीर ने पूछा। इसे सारी बस्ती के सामने जिंदा जलाना है। मैंने कहा तो छोटू राम ने रहम तलब निगाहों से मेरी जानिब देखा। मैंने उसे नजरअंदाज करते हुए बख्तावर से कहा, तुम जाओ बस्ती वालों को इकट्ठा करो। जाता हूं, इतनी जल्दी किस बात की है? वो मेरी बात समझते हुए बोला तो छोटू राम तेजी से बोला, मैं मानता हूं मेरी तुम लोगों से दुश्मनी रही है, बस एक बार मुआफ करके देख लो, मैं तुम लोगों के बड़े काम आऊंगा। तीर निशाने पर लगता हुआ देखकर बख्तावर ने बेपरवाही से पूछा, मसलन क्या काम आओगे? मैं रामाकांत के बारे में मालूमात दे सकता हूं। और उसने कहना चाहा तो बख्तावर उसकी बात काटते हुए बोला, वो जब आएगा ना सामने तो उसकी सारी जन्म कुंडली निकल आएगी। तेरी जो सजा है वो तुझे देकर रहेंगे। तुम लोग इसकी पहुंच तक नहीं पहुंच सकते बख्तावर। मैं तो मर जाऊंगा कोई बात नहीं, लेकिन वो व्यापारी है, एक एक टके का हिसाब रखता है। अपना 1 टका वसूल करने के लिए कितने ही रुपए खर्च करना पड़े वो कर देगा। वो खुद लड़ने भी नहीं आएगा, मगर साजिश जरूर करेगा, ऐसी साजिश जिसका तुम लोग मुकाबला नहीं कर सकते। छोटू राम ने मालूमात देने की कोशिश की। यार वो जो करेगा सो करेगा, तेरा काम पहले न कर दूं? तेरी औकात तो इतनी है कि तेरी बस्ती का कोई तुझे लेने नहीं आया, किसी ने तेरे बारे में पूछा तक नहीं। रामाकांत का नाम लेकर तू हमें डरा रहा है? आफताब ने उसकी तरफ देखते हुए गुस्से में कहा तो वो सर झुकाकर बैठ गया। फिर कुछ देर बाद बोला, वो लोग डरे हुए होंगे तुम लोगों से, अच्छा है ना मजीद डर जाएं, तेरे जैसा कोई पैदा ना हो इनमें। आफताब ने नफरत से कहा तो वो बिल्कुल ही मायूस हो गया। ओए एक बात बता, तू है यहाँ का, इसी बस्ती में पैदा हुआ, यहीं पला बढ़ा, लेकिन तेरा पासपोर्ट भारतीय है, ये क्या चक्कर है? मुदस्सर ने एकदम से पूछा तो उसने मुर्दा सी मुस्कुराहट के साथ कहा, बहुत कुछ करता रहा हूं वहां पर, बस अब छोड़ देना चाहता था, उधर जाकर बसना चाहता था, कभी दोबारा न आने के लिए। चल ठीक है, अब ये तेरी किस्मत कि तू अब कहीं नहीं जा सकेगा, तेरा अंतिम संस्कार इधर ही होगा। जहांगीर ने उसकी तरफ देखते हुए कहा, एक बात कहूं अगर आप मान ले तो? छोटू राम ने अजीब से लहजे में कहा, जिसे सुनकर मैं चौंक पड़ा। मुझे लगा जिस वजह के लिए मैं उसे जिंदा जलाने की धमकी दे रहा था, शायद अब वही बात वो बताने लगा था। बोलोगे तो मालूम होगा। मैंने तेजी से कहा, देखो मुझे मारना है तो भले मार दो, लेकिन अगर तुम लोगों ने रामाकांत का जोर देखना है तो मुझे शाम तक मत मारो, रात को मार देना, तुम मजबूर हो जाओगे मुझे ना मारने के लिए, ये तमाशा भी देख लें। उसने उसी अजीब से लहजे में कहा, ये क्या कह रहे हो? बख्तावर ने हैरत से पूछा। बख्तावर तुम जानते हो कि इधर से उधर कैसे आया जाता है, इसमें 100 काम होते हैं, ये बात तुम भी जानते हो। रामाकांत की रसाई बहुत दूर तक है, वो बड़े काम का बंदा है। छोटू राम ने कहा तो बख्तावर ने गुस्से में कहा, चल अब धमकियां देना बंद कर, मैंने सोचा कुछ काम की बात करेगा। छोटू राम पर मुर्दनी छा गई थी, वो हमें डराना चाहता था लेकिन डरा नहीं पा रहा था। मुझे रामाकांत के बारे में पूरी मालूमात नहीं थी। मैं चाहता था कि छोटू राम मुझे इसके बारे में बताए, लेकिन वो हर बार तरा दे जाता।